दोस्तों अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या एफएल इंडिया एक अच्छा स्टॉक है बाय करने के लिए, एफएल इंडिया का भावी क्या हो सकता है, अगर मैं एफएल इंडिया लूं क्या मुझे अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है, ऐसी बहुत सी क्वेरी शायद आप लोगों के दिमाग में होगी। तो दोस्तों आइए हम एफएल इंडिया के बारे में जानकारी लें और ये प्रयास करें जानने का कि ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी कि नहीं। इंफॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों हमारे बीच में आज है डॉक्टर धवल शाह, जो कि रेडियोलॉजिस्ट है और पाटन नॉर्थ गुजरात से बिलोंग करते हैं। इन्होंने दोस्तों पास्ट में भी हमें बहुत ही बढ़िया रिसर्च दिए हुए हैं। तो धवल भाई से आज हम जानेंगे इंडस्ट्री के बारे में, ट्रेंड के बारे में, एफएल के करंट रिजल्ट के बारे में। राइट, सो हेल्प मी वेलकम डॉक्टर धवल शाह। या धवल भाई, थैंक यू सर। यू कैन प्रेजेंटेशन चालू करने से पहले सबसे पहले तो पीयूष पटेल सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये पूरा गाइडलाइन दिया है, कैसे स्टॉक मार्केट्स में काम करते हैं ये सब सिखाया है, और पूरे प्रॉफिट फॉर्म इंस्टीट्यूट का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं एफएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 रिजल्ट एनालिसिस के बारे में हम डिटेल में देखने जाएंगे इस पूरे प्रेजेंटेशन। दोस्तों वैसे तो मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं पाटन गुजरात से बिलोंग करता हूँ। दूर दूर तक मेरा स्टॉक मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं था, और पूरा ये जो श्रेय आ रहा है वो प्रॉफिट फॉर्म फैमिली से मैं सब कुछ सीख के ये प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। दोस्तों वॉरेन बफेट का एक कोट है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू होल्ड इट फॉर 10 years, डू नॉट होल्ड इट फॉर इवन 10 minutes। दोस्तों ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग थियरी के लिए बोला गया है। ये वॉरेन बफेट जी भी यही बोल रहे हैं कि आप एक बार अच्छी कंपनी पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके लाइफ लॉन्ग होल्ड करो, या 10 साल से भी ज्यादा आप होल्ड करो, तो जो एडवांटेज आपको मिलेंगे वो पूरे शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से नहीं मिलने वाला है। दोस्तों एफएल इंडिया कंपनी कंज्यूमर इंटेलिजेंस ड्रिवन ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। बेसिकली इट बिलोंग्स टू आईटी एनेबल सर्विसेज, और मोर स्पेसिफिकली बोले तो एक मोबाइल एडवर्टाइजमेंट सर्विस से बिलोंग करने वाली ये कंपनी है। आईटी एनेबल सर्विस के मार्केट कैप के बारे में बोले तो 1.1 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। एलटीटीएस इस पूरे इंडस्ट्री की सबसे दिग्गज कंपनी है। वो 36.4% कंट्रीब्यूट कर रही है पूरे आईटी एनेबल सर्विस इंडस्ट्री का, और एफएल इंडिया कंपनी सेकंड रैंक पे आ रही है। दोस्तों यूं देखे तो आईटी एनेबल सर्विसेज में तो काफी सारी कंपनी आ रही है, पर अपनी एफएल इंडिया जो है वो बेसिकली डिजिटल एड मार्केटिंग कंपनी है। उसका अब तक कोई भी लिस्टेड रियल पीयर कॉम्पिटिटर नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और उसका जो भी उसके मेन कॉम्पिटिटर्स है जो डिजिटल एड मार्केट में इंडिया और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, उसमें इनमोबी, क्रिएटिव, द ट्रेड डेस्क, फ्रेकआउट, मूवविस्टा एंड यूएपी जैसी कंपनी का समावेश हो रहा है। दोस्तों वाई एफएल इंडिया, हमने इस कंपनी को क्यों चुना? तो हम इंडियन जीडीपी के ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे। दोस्तों आईएमएफ का प्रेडिक्शन है कि इंडियन जीडीपी ग्रोथ आने वाले 2027 तक 6.17% के रेट से ग्रो होने वाला है। जबकि अपने ये डिजिटल एड मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ग्लोबली डिजिटल एड मार्केट 9% से अभी ग्रो हो रहा है। जबकि अपने इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो इंडिया जैसी कंपनी 25 to 30% ग्रोथ रेट से बढ़ने वाली है आने वाले समय में। अब इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मैक्रोज है कि क्यों डिजिटल एड मार्केट इंडिया और इमर्जिंग कंट्रीज में 25 से 30% इतने ज्यादा रेट से बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। यूएस और यूके जैसे जो डेवलप कंट्रीज है उसमें स्मार्टफोन पेनिट्रेशन अभी 80% है, जबकि इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया में अभी वो काफी कम है, वो 32% ही है। मतलब इसको ग्रो होने के काफी स्कोप है। तो जैसे जैसे ये स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा, डिजिटल एड मार्केट की डिमांड और बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंडस्ट्री वर्टिकल्स की। तो ये जो एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंडस्ट्री वर्टिकल्स है उनका भी अभी डिजिटलाइजेशन पूरा नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन उनमें भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डिजिटल एड मार्केट भी उसकी डिमांड और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स बिजनेसेस भी अभी ऑनलाइन कॉमर्स बिजनेस में पूरे ग्लोबल लेवल पे कन्वर्ट हो रहे हैं, और ऐसा प्रेडिक्शन है कि आने वाले मतलब 2024 तक टोटल जो कॉमर्स बिजनेस है उसका 22% बिजनेस ऑनलाइन कॉमर्स बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ऑनलाइन कॉमर्स बिजनेस में कन्वर्जन होने के बाद में डिजिटल एड मार्केट की डिमांड और बढ़ने वाली है। यही जो मेन 3 रीजन है, कनेक्टेड डिवाइस पेनिट्रेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड वर्टिकल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉमर्स टू ऑनलाइन कॉमर्स, ये प्रमोट करेंगे डिजिटल एड मार्केट को। इसीलिए हमने एफएल इंडिया कंपनी को सिलेक्ट किया है। अब एफएल इंडिया कंपनी की हाइलाइट्स में आपको बोलूं तो एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इंडिया में ये लीडिंग पोजीशन पे है डिजिटल एड मार्केट कंपनी में। इसका बिजनेस मॉडल जो है वो काफी प्रॉफिटेबल है, और वो वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान से चलने वाली कंपनी है। इससे बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म इसके टोटल बिजनेस का 99.3% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो जबकि उसका एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म जो है वो 0.7% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल रेवेन्यू जनरेशन में। ग्लोबल रीच की बात करें तो इंडिया के अलावा साउथ ईस्ट एशिया,
मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में इसके बिजनेस अभी है। टोटल रेवेन्यू का 31.1% इंडिया से कंट्रीब्यूट हो रहा है, जबकि इंटरनेशनल लेवल से 68.9% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एंड टू एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में देखें तो टोटल एट प्रेजेंट 2.8 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस है, और ये अपनी पीयर ग्रुप कंपनी से अपने फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म की सुपीरियरिटी की वजह से ज्यादा पॉपुलर है। दूसरे अपने R&D के पीछे भी बहुत सारा खर्चा करती है ये कंपनी। अभी उसकी 6 पेटेंट यूएस में रजिस्टर्ड है और 15 पेटेंट्स के लिए इसने अभी फाइल किया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी सेल्स, हिस्टोरिकल सेल्स डेटा। तो आईपीओ उसका आया था जुलाई 2019 में। प्री आईपीओ लेवल की बात करें तो 2016 में इसका सेल्स था 72 करोड़, वो बढ़ के 2020 में 334 करोड़ हो गया, और अभी 2022 में वो बढ़ के 1082 करोड़ है। मतलब पिछले 5 सालों में उन्होंने अपना सेल्स बढ़ा के 16 टाइम्स इंक्रीज किया है, और वो कंपाउंड एवरेज ग्रोथ के हिसाब से देखो तो ये 75% का टोटल सेल्स ग्रोथ है। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्री आईपीओ लेवल पे 2016 में उसका प्रॉफिट था 5 करोड़, 2020 में वो 66 करोड़ हो गया, और 2022 आते आते अभी 215 करोड़ था लास्ट ईयर। मतलब पिछले 5 सालों में 215 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ा है, और 193% कंपाउंड एवरेज ग्रोथ से ये बढ़ा है। मतलब यहाँ पे हम क्लियरली देख पाते हैं कि इस कंपनी का प्री आईपीओ मतलब टोटल बिजनेस अच्छा चल रहा था, और आईपीओ के लॉन्च होने के बाद में भी 3 साल में उसने वो बरकरार रखा है। अब रिजर्व की बात करें तो 2018 में इसका रिजर्व था 6 करोड़, जबकि 2022 में रिजर्व बढ़ के हो गया है 1151 करोड़। मतलब पिछले 4 सालों में 186 टाइम्स बढ़ा है रिजर्व, और 269% के कंपाउंड एवरेज ग्रोथ से ये रिजर्व बढ़ा है। दोस्तों अब हम इसके क्वालिटी ग्रोथ और क्वालिटी के पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे। तो ग्रोथ की बात करें तो इसका सेल्स ग्रोथ है 95%, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 14%। करंट रेशियो की बात करें, लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो की बात करें तो 2.19 है, और ट्रेड साइकिल इसके 11% है, और 40 डेज का ट्रेड रिसीवेबल साइकिल्स है। सॉल्वेंसी रेशियोज की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो हो रहा है 0.02%, डेट रेशियो 29%, एंड इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 27%। मतलब ये दोनों पैरामीटर से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों लायबिलिटीज को कोप अप करने की इसमें बहुत ही अच्छा कैपेसिटी है इस कंपनी में। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 11 टाइम्स है, रिटर्न ऑन एसेट 63% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है। मतलब ये बिजनेस भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी काफी अच्छा है। अब करंट वैल्यूएशंस की बात करें तो उसका फॉरवर्ड पी बन रहा है 51 का, यील्ड बन रहा है 1.26%, बुक वैल्यू 100 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 12 है, और पैग रेशियो इसका हो रहा है 1.4। मतलब ये ग्रोथ तो कर रही है कंपनी, साथ साथ इसके सारे पैरामीटर्स, क्वालिटी पैरामीटर्स में लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सब कुछ अच्छा है। दोस्तों करंट वैल्यूएशंस भी अभी इसके अच्छे बन रहे हैं, तो ये बाय करने के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसका देखते हैं सेल्स, प्रॉफिट एंड मार्जिन का करंट ट्रेंड। तो 9 मंथ पे दोस्तों देखे तो सेल्स 104% था, प्रॉफिट इसका 91% था, और 19% के मार्जिन उसको मिले थे। एनुअल डेटा देखे तो 109% का सेल्स था, प्रॉफिट 59% के थे, और मार्जिन थे उसके 20%। इस साल के क्वार्टर 1 में 128% का सेल्स ग्रोथ था, 53% का प्रॉफिट ग्रोथ था, एंड 16% के मार्जिन थे। अभी फिलहाल हाल ही में देखे तो H1 जो रिजल्ट्स आए उसमें वो सेल्स हो गए अभी 64%, प्रॉफिट बढ़े 36% से, एंड मार्जिन है 16%। दोस्तों ये 4 क्वार्टर के डेटा को कंसीडर करते हुए 2023 के एस्टिमेट्स हमने सेल्स के रखे 65% के, प्रॉफिट के 40% के, और 16% के मार्जिन से ये कंपनी आगे ग्रो होगी। अब मैं आपको हाफ ईयरली परफॉर्मेंस ट्रेंड इसका दिखाना चाहूंगा। तो H1 2019 से लेके H1 2023 तक उसका टोटल कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेवेन्यू में है 57.3% बन रहा है, इसका एबिट बन रहा है 50%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 58% के कंपाउंड एवरेज ग्रोथ से बढ़ा है। और हाल ही में H1 के रिजल्ट्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर 64% से रेवेन्यू बढ़ी है, 61.8% से एबिट बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसके 61.4% से बढ़ा है। अब दोस्तों हम मेनली देखेंगे ये कंपनी कौन से बिजनेस वर्टिकल से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो मेनली उसने अपने टोटल जो भी बिजनेस वर्टिकल्स है जहां से वो बिजनेस पा रही है उसको उसने EFGH कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरी ई में ई कॉमर्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजीज एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का समावेश हो रहा है। कैटेगरी एफ में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, FMCG एंड फूड टेक कंपनीज का समावेश हो रहा है। कैटेगरी जी में गेमिंग, ग्रोसरीज एंड गवर्नमेंट्स का समावेश हो रहा है। कैटेगरी एच में हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल्स का समावेश हो रहा है। मतलब सारे प्रॉफिटेबल जो ज्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्रीज है वो सब जगह से ये कंपनी अपनी एडवर्टाइज का बिजनेस ला रही है।
दोस्तों 2020 में 57% से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था ये चारों कैटेगरीज से। 2021 में ये बढ़ के 67% हो रहा है, 2022 में 74% और अभी फिलहाल H1 में भी 74%। मतलब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जैसे जैसे ऑनलाइन कॉमर्स बिजनेस बढ़ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है सारे बिजनेस का, वैसे वैसे रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ती जा रही है लगातार। और जो इसकी EFGH कैटेगरीज है उसमें एट प्रेजेंट 90% से रेवेन्यू जनरेट हो रही है। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रेंड। तो क्वार्टर 2 में 61.2% के कंपाउंड एवरेज ग्रोथ से इसका रेवेन्यू बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 29% से क्वार्टर 2 में रेवेन्यू बढ़ा है। अब रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो 2022 में 33% बिजनेस आ रहा था इंडिया से और 66.9% बिजनेस आ रहा था ग्लोबल लेवल से। और हाल ही में 2023 के क्वार्टर 2 में 32.1% बिजनेस आ रहा है इंडिया से और 67.9% बिजनेस आ रहा है इंटरनेशनल लेवल से। दोस्तों ये क्वार्टरली ट्रेंड में एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी उसके चारों क्वार्टर है उसमें मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसके क्वार्टर 3 में, क्योंकि इसी में अपना दिवाली हो रहा है इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उनका न्यू ईयर भी यही क्वार्टर में आ रहा है। दोस्तों ये फेस्टिव सीजन में उसको मैक्सिमम बिजनेस मिल रहा है, इसीलिए क्वार्टर 3 के रिजल्ट इसके चारों क्वार्टर्स में सबसे अच्छे आते हैं हमेशा। दोस्तों मैं अब आपको उसका कन्वर्जन ट्रेंड मतलब कन्वर्टेड यूजर्स का ट्रेंड क्या चल रहा है वो आपको बताना चाहूंगा। तो क्वार्टर 1 2020 से लेके क्वार्टर 2 2023 तक के ये डेटा है। तो टोटल 51.7% से ये कन्वर्टेड यूजर्स बढ़े उनके और क्वार्टर 2 ग्रोथ में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कन्वर्टेड यूजर्स 32.7% से बढ़े। हाल ही में 64.7 मिलियन कन्वर्टेड यूजर्स है। जो इसका बिजनेस मॉडल है उसको बोलते हैं CPCU बिजनेस मॉडल। उसका परफॉर्मेंस हम H1 में देखें तो H1 2021 में टोटल कन्वर्टेड यूजर्स 45 मिलियन थे, वो बढ़ के 126 मिलियन हो गए हैं करंट ईयर में। और उसके CPCU चार्जेस देखे तो 2021 में 40 रुपीज से वो बढ़ के 51.5 रुपीज हो गए। मतलब H1 2023 की बात करें तो टोटल CPCU रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है 6,520 मिलियन। मतलब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 2021 के मुकाबले 2023 में कन्वर्टेड यूजर्स भी बढ़े, साथ साथ में CPCU चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से उनके लिए विन विन सिचुएशन है, नंबर ऑफ यूजर्स एंड CPCU चार्ज। इसीलिए इसका रेवेन्यू 1830 मिलियन से बढ़ के 6520 मिलियन हो गया। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस कंपनी के मेजर एक्सपेंस के बारे में। तो मेजर एक्सपेंस में लायंस शेयर है इन्वेंट्री एंड डेटा कॉस्ट, वो 74.3% कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल एक्सपेंस का। सेकंड नंबर पे आ रही है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, 14.9% टोटल एक्सपेंस का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय बेनिफिट से आ रहा है। फाइनेंस कॉस्ट 1%, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 4% और अदर एक्सपेंसेस 5.9% कंट्रीब्यूट कर रही है। अभी मेजर एक्सपेंस में क्या चेंज आया है प्रीवियस ईयर के H1 के मुकाबले। तो इन्वेंट्री एंड डेटा कॉस्ट जो लायंस शेयर है टोटल मेजर एक्सपेंस का उसमें 67% से बढ़त आई है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस जो है वो सेकंड नंबर पे है, उसमें 79% का ग्रोथ आया है। फाइनेंस कॉस्ट में 43%, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में 69% एंड अदर एक्सपेंस में 27% का ग्रोथ आया प्रीवियस ईयर के मुकाबले। दोस्तों अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रिसेंटली सितंबर 2022 में टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो 59.9% स्टेक्स प्रमोटर्स का है, इसमें 9% म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस जैसी कंपनीज का है। FIA के पास 17.4% का स्टेक है और अदर्स और जिसमें रिटेल पब्लिक और सब आ रहा है उसमें 13.6% का स्टेक उनका है। दोस्तों अब हम इसके एस्टिमेटेड सेल्स के बारे में देखेंगे। 2022 लास्ट ईयर उसके सेल्स से 1081 करोड़, 2023 का अनुमान है 1785 करोड़ का, 2025 का एस्टिमेट है 3000 करोड़, 2030 के 7500 करोड़ और 2035 आते आते सेल्स बढ़ के 18675 करोड़ हो जाएंगे। प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर प्रॉफिट था 214 करोड़, 2023 के एस्टिमेट है 286 करोड़, 2025 आते आते 480 करोड़, 2030 में 1200 करोड़ और 2035 के एस्टिमेट है 4450 करोड़। EPS की बात करें तो लास्ट ईयर का EPS था 16, 2023 के 22 का अनुमान है, 2025 के 37 के, 2030 के 91 के और 2035 के 338 के अनुमान है EPS के। और फेयर वैल्यू की बात करें दोस्तों तो 2022 में फेयर वैल्यू इस कंपनी का बन रहा था 988 रुपीज, 2023 का एस्टिमेट है 1320 का, 2025 का 2200, 2030 का 5500 और 2035 आते आते इसका फेयर वैल्यू हो जाएगा 20,600 रुपीज। दोस्तों टेक्निकल की बात करें तो इसका बाइंग लेवल बन रहा है 800 रुपीज के आसपास और शॉर्ट टर्म टारगेट और मिड टर्म टारगेट आप बोल सकते हो इसके 1600 के आसपास। आप अपने पोर्टफोलियो में इसको 3% वेटेज दे सकते हो। दोस्तों इसने अपने IPO लॉन्चिंग के टाइम से करंट लेवल पे जो मार्केट प्राइस बन रहा है उसमें 8 टाइम्स का ग्रोथ किया है विद इन 3 इयर्स। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इट्स अ स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, प्लीज टेक योर वैल्यूएबल डिसीजंस थ्रू योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। थैंक यू प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली, थैंक यू पीयूष सर।
धवल भाई, सो वेरी गुड धवल भाई, बहुत ही बढ़िया रिसर्च एनालिसिस हमें आपसे मिला एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। वो ऐसी कंपनी पे रिसर्च जब होता है तो ये सही में आने वाले समय में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, क्योंकि एक स्मॉल कैप, एक छोटी सी कंपनी है जिसका पास्ट बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं रहता है। प्रमोटर्स की ये पहली दूसरी कंपनी होती है, उनका भी लोगों को नहीं पता रहता है, तो एक रिस्क रहता है। पर फिर भी सिंस आईपीओ वी हैव सीन कि कंपनी ने जो जो बोला वैसे वैसे उन्होंने किया, दुनिया भर में एक्सपांड करते जा रहे हैं, जहां पे है वहां पे भी वो ग्रोथ करते जा रहे हैं। जो इंडस्ट्री है वो एकदम ऑप्टिमिस्टिक है और आने वाले समय में इंडस्ट्री में बढ़िया ग्रोथ मिलेगा। दोस्तों ये सारी चीजें बताती है कि यस, ग्रोथ में कोई कमी दोस्तों हमको यहाँ पे रहनी नहीं। सो ओवरऑल योर प्रेजेंटेशन वाज ग्रेट, और जो भी आपने यहाँ पे डेटा बताए 100% वी बिलीव दैट वी आर गोइंग टू सी मल्टी ईयर रैली हियर, राइट धवल भाई? यस सर। तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों।